स्वर स्वर की बात करें, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से अभिप्राय कि जो बिना किसी की सहायता से बोले जाएंगे वो हमारे स्वर कहलाएंगे। फिर है स्वर का वर्गीकरण। स्वर के वर्गीकरण की बात करें तो सबसे पहला आता है उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल की बात करें तो उच्चारण काल में कई बार पूछ चुका है पेपर में कि उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के, इसको हम ऋस्व स्वर पढ़ते हैं। कुछ लोग उसको हस्व बोलते हैं पर हस्व नहीं है, ऋस्व है, इसमें आधा ह है और नीचे ऋषि है, तो इसको ऋस्व स्वर बोलते हैं। दूसरा हमारा दीर्घ स्वर है और तीसरा हमारा प्लुप्त स्वर है। यहाँ पे उच्चारण काल लिखा हुआ है, काल से अभिप्राय हमारा समय से है। तो उच्चारण काल के आधार पर जो स्वर का वही 3 प्रकार से ऋस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ऋस्व स्वर की बात करें तो इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वह हमारे ऋस्व स्वर कहलाते हैं। सपोज इसको बोलने में हमें 1 सेकंड लगते हैं तो इसको बोलने में हमें 2 सेकंड लगेंगे। यदि तुम्हें कंपैरिजन लेके बात करें कि ऋस्व स्वर में यदि 1 मात्रा का समय लगता है तो दीर्घ स्वर में हमें 2 मात्रा का समय लगेगा। और ऋस्व स्वर पूछे थे पेपर में, कई बार क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से कौन सा ऋस्व स्वर नहीं है, तो ये हमारे 4 ऋस्व स्वर है। छोटा ओ, छोटी ई, छोटा ओ, ऋषि। कई जगह कई बुकों में इसे ऋस्व स्वर नहीं मान रखा है, कई जगह सिर्फ इन 3 को ही ऋस्व स्वर की संज्ञा प्रदान की गई है। फिर बात करें दीर्घ स्वर की, तो जो बाकी के स्वर बचे वो हमारे सारे के सारे दीर्घ स्वर होते हैं। इनके उच्चारण में 2 मात्रा समय लगता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है जिस स्वर के उच्चारण में ऋस्व स्वर से दुगना समय लगे कहलाते हैं दीर्घ स्वर। कई बार आया है कि जिससे दीर्घ स्वर से आधा समय लगे कहलाते हैं, तो आप कहोगे ऋस्व स्वर। यदि बात करें प्लुप्त स्वर की तो प्लुप्त स्वर में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। अधिक में ये नहीं कहा कि 3 मात्रा लेगा, 4 मात्रा लेगा, 5 मात्रा लेगा, कितना भी लग सकता है। तो जिसमें 2 से अधिक मात्रा से लगता है या फिर ये कहो दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है जिसके उच्चारण में, वह हमारे प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। इनका जो प्रयोग है नाटक आदि में किया जाता है या फिर आप पुराने धार्मिक पुस्तकें देखो वहाँ पे इनका प्रयोग करते हैं। जैसे कहीं आपने पुस्तकें देखी होंगी या फिर जैसे हनुमान जी या फिर भगवान श्री राम को इस तरह पुकारा जाता है राम। तो जब हम बोलते हैं राम तो इस राम को जब हम खींचते हैं ना तो ये जो ध्वनि निकलती है इसको खींचे रा को राम, तो ये हमारा क्या कहलाता है प्लुप्त स्वर कहलाता है। दैट्स ऑल। इसके बाद हम सेकंड चलते हैं। सेकंड हमारा जीव के प्रयोग के आधार पर। इसमें हमारे 3 प्रकार के हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। यदि बात करें अग्र स्वर की तो जिसमें हमारा जीव का जिस स्वर के उच्चारण में जीव का अगला भाग काम करता है वह अग्र स्वर कहलाता है। जब आप इनका उच्चारण करेंगे ई ए तो हमारा जीव का अगला भाग काम करेगा, इसी कारण इन्हें अग्र स्वर कहा गया है। नेक्स्ट बात करें मध्य स्वर की, इसमें हमारा जीव का मध्य भाग काम, जब हम इसका उच्चारण करेंगे ओ, ये ओ से अंदर वाला ओ, तो हमारा जीव का मध्य भाग काम करता है, इसलिए हमारा मध्य स्वर कहलाता है। यदि बात करें पश्च स्वर की, इसमें हमारा जीव का पिछला भाग काम करेगा, पश्च भाग काम करेगा, इसलिए हमारा ये क्या कहलाएगा आपका पश्च स्वर कहलाएगा। जब आप इसका उच्चारण करेंगे अ उ ओ, जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो आपका जीव का पिछला भाग काम करता है, पश्च भाग काम करता है, इसी कारण ये है पश्च स्वर कहलाता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा मुख द्वार खुलने के आधार पर। मुख द्वार खुलने से मुख के खुलने से ही है। सबसे पहले आता है विवृत। इस विवृत को हम यदि इंग्लिश में समझे तो ओपन है। जिस स्वर के उच्चारण में मुख द्वार कुछ इस तरह से खुले कि आपके मुंह में उठाइए पर उसको रख दे पूरा का पूरा, मतलब इतना बड़ा मुंह खुले, ठीक है ना।
तो वह हमारा विवृत स्वर कहलाता है। जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो मुख द्वार हमारा पूरा खुलेगा, तो इसलिए हमारा क्या कहलाएगा, विवृत स्वर कहलाएगा। अर्ध विवृत की बात करें, इसमें हमारा जब इन स्वर का उच्चारण करते हैं तो मुख द्वार सिर्फ आधा ही खुलता है। जब हम इनका उच्चारण करेंगे अ ए ओ अ, ये हमारा इसमें मुख द्वार क्या होगा, आधा ही खुलेगा। यदि बात करें अर्ध संवृत की, तो ये हमारा सेमी क्लोज्ड है, इसमें हमारा मुख द्वार आधा बंद रहता है। जब इन दो स्वर का उच्चारण करते हैं तो इसमें हमारा मुख द्वार जो है आधा बंद रहेगा। संवृत की बात करें तो ये हमारा क्लोज्ड है। जब हम इन स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख द्वार जो है लगभग बंद सा ही रहेगा। मतलब ये कह लो कि आपके मुंह में कोई भी चीज एंटर नहीं कर सकती जब आप इन स्वर का उच्चारण करेंगे, लगभग बंद सा ही रहेगा। ई ई उ उ, ये हमारे जब इसका उच्चारण करते हैं तो मुख द्वार हमारा बंद ही रहता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ओठों की स्थिति के आधार पर। ओठों का मतलब होठ से ही, आपके लिप्सिंग से ही है। जिन स्वर के उच्चारण में आपके लिप्स कुछ सर्किल शेप के बने, सर्किल शेप के बने, जब आप उनको उच्चारण करो तो लिप्स आपके सर्किल शेप के बने, तो वह कहलाता है व्रतमुखी स्वर। और जिसके उच्चारण में आपके जो लिप्स है, आपके जो होठ है, वो व्रतमुखी ना बने उच्चारण में, तो वह अव्रतमुखी कहलाता है। तो जब आप इनका उच्चारण करेंगे उ ओ ओ आ, तो इसमें जो है हमारे जो लिप्सिंग है वो सर्किल शेप के बन रहे, तो इसलिए क्या करेंगे, आपके व्रतमुखी। अव्रतमुखी में जब आप इन सबका उच्चारण कर रहे हो अ आ ई ई, तो बड़ा अजीबोगरीब मुंह बन जाएगा, आपके लिप्स अजीबोगरीब बन जाएंगे, बट व्रतमुखी नहीं बनेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, आपका अव्रतमुखी स्वर कहलाएगा। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। जिन स्वर के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है, केवल मुख से, वह हमारे निर्नुनासिक व्यंजन कहलाते हैं, जैसे अ ई आदि। और जिन स्वर के उच्चारण में हवा नाक व मुख दोनों से निकलती है, वह हमारे अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। इसमें नाक व मुख दोनों से हवा निकलेगी जब हम इसका उच्चारण करेंगे, और इसमें केवल मुख से हवा निकलेगी जब हम इसका उच्चारण करेंगे। तो ये है हमारे हवा के मुख से निकलने के आधार पर, नाक व मुख से निकलने के आधार पर। एक है हमारा निर्नुनासिक, एक है हमारा अनुनासिक, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है कि जिन स्वर के उच्चारण में हवा नाक व मुख दोनों से निकलती है, वह कहलाते हैं अनुनासिक। नेक्स्ट है हमारा घोषत्व के आधार पर। इसमें स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन, जिन वर्णों को उच्चारित करते समय, जिन वर्णों को बोलते समय स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन होता है, वह हमारे घोष, सघोष ध्वनि कहलाती है। क्योंकि घोषत्व के आधार पर भी दो है, एक तो है सघोष जिसको हम घोषी बोलते हैं, और दूसरा है हमारा अघोष। तो जिन स्वर के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन होगा, वह हमारे सघोष कहलाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जितने भी स्वर है सभी के सभी स्वर हमारे सघोष ध्वनि है। ये आपको याद रखना है। आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सी सघोष ध्वनि है, तो यदि उसमें स्वर आपको कहीं लगा हुआ दिखाई दे गया चार ऑप्शन में,
तो स्वर सभी जो होते हैं आपकी सघोष ध्वनियां होती है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं प्राण तत्व के आधार पर। प्राण का अर्थ ही क्या होता है हमारा? हवा। जिस वर्ण के उच्चारण में हवा ज्यादा निकलेगी मुख से या हवा निकलेगी मुख से, वह हमारे अल्पप्राण कहलाएंगे। अल्पप्राण और महाप्राण होता है, तो जिसमें कम हवा निकलती है वह हमारे अल्पप्राण, और जिसमें ज्यादा हवा निकलती है वह हमारे महाप्राण। तो दो तरह के प्राण तत्व के आधार पर अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण में कम हवा निकलेगी मुख से और महाप्राण में ज्यादा निकलेगी। तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि हमारे सभी के सभी स्वर अल्पप्राण ध्वनि है, सभी स्वर हमारे अल्पप्राण है। और जो महाप्राण वाली बात आपको देखने के लिए मिलेगी वो आपको व्यंजन मिलेगी। ऐसे ही आपको जो अघोष वाली बात देखने के लिए मिलेगी वो आपको व्यंजन में देखने को मिलेगी। यदि बात करें स्वर की तो सभी स्वर घोष के आधार पर सघोष ध्वनि होती है, प्राण तत्व के आधार पर अल्पप्राण ध्वनि होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए ये हमारे सामने डायग्राम है। वैसे तो हमने आपको भी खाली स्वर ही पढ़ाया है, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा व्यंजन ही होगा। और जब आपका व्यंजन क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद ये भी काफ़ी अच्छे से आपको समझ में लग जाएगा। पर हम फिर भी प्रयास कर रहे हैं आपको कि इस फिगर के माध्यम से हम आपको स्वर और व्यंजन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दें। जैसे बात करते हैं, ये जो दिखा रखा है एक मानव का चित्र दिखा रखा है मुख का, तो कोई भी हम स्वर का या व्यंजन को उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख के जो पार्ट्स हैं वो उसमें संयोग करते हैं कि किसके उच्चारण में किसका ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, किसमें हवा रगड़ के आ रही है, कहाँ से। तो उस तरह से तो सबसे पहले बात करें नासिकीय ध्वनि। नासिकीय ध्वनि से प्राय जिस ध्वनि का उच्चारण नाक से होता हो। आप कहते हैं कि वो गायक जो है वो नाक से गाता है, किसी गायक के बारे में बोलते हैं, तो जिन स्वर का उच्चारण या जिस व्यंजन का उच्चारण या फिर जिस वर्ण का उच्चारण आपका नाक से होता है वह नासिकीय व्यंजन कहलाते हैं। तो स्वर में तो खाली अंग से अंगूरी है जो नासिकीय ध्वनि है। और यदि व्यंजन की बात करें तो व्यंजन में वर्ग के पंचाक्षर पूरा वर्ग होता है, उसमें जो 5वें नंबर पर आते हैं वो हमारी नासिकीय ध्वनियां होती हैं, जिसमें हवा नाक से आती है या फिर नाक से वर्ण का उच्चारण होता है। फिर बात करें दूसरा हमारा दंतमूल। इसमें जो है दंतमूल, इसको नाम दिया गया है दंतमूल से प्राय हमारा दांत के जो नीचे के जो हमारा पार्ट होता है बेस होता है मसूड़े, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है बॉडी का। कहा जाता है कि सबसे मजबूत अंग कौन सा है, तो मसूड़ा होता है। तो दंतमूल का जो दूसरा नाम है वो वत्सर, ये भी ध्यान रखना। तो ये जो रॉ और लॉ ध्वनि है ये व्यंजन में है, स्वर में नहीं है, व्यंजन में है। ये जो रॉ और लॉ ध्वनि है जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जो टंग है वो हमारी जो टीथ है उसके बेस पॉइंट पे जाके लगती है, मींस मसूड़े पे जाके लगती है, रॉ और लो। तो उसको बोलते हैं दंत, मतलब दांतों का मूल स्थान जहाँ दांत निकल रहे हैं। फिर बात करते हैं हम अपनी, ये हमारा दंतोष। दंतोष का मतलब होता है दांत प्लस होंठ। जिस वर्ण के उच्चारण में आपके दांत लिप्स को टच करे वो हमारा दंतोष होता है। तो वो हमारा वो व्यंजन है वो। जब हम वो को उच्चारण करते हैं वो, तो हमारे दांत है वो हमारे लिप्स पे लग रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम दंतोष दिया गया क्योंकि दांत होठ को टच कर रहे हैं। फिर बात करें दंतीय व्यंजन की, जिन व्यंजनों के उच्चारण, जिन वर्ण के उच्चारण में हमारे दांत आपस में मिले वो हमारे दंतीय व्यंजन आते हैं। जैसे तो वर्ण के जितने भी होते हैं तो, थो, दो, धो, नो, तो वो हमारे सारे दंतीय व्यंजन होते हैं। और साथ ही साथ ये जो सौ है, ये जो सौ है ये भी हमारे दंतीय व्यंजन, इसको उच्चारण करते हैं सौ, तो इसमें हमारे दांत आपस में मिलते, इसलिए क्या हो जाएगा ये दंतीय व्यंजन हो जाएगा। सेकंडली बात करते हैं ओष्ठीय। ओष्ठीय से अभिप्राय है होठ से। जिस स्वर या व्यंजन के उच्चारण में आपके लिप्स कान में आते हो, लिप्स आपस में टकराते हो, तो वह हमारे ओष्ठीय व्यंजन होंगे। जैसे स्वर की बात करें तो ऊ, इसमें हमारे लिप्स आपस में मिल रहे हैं, तो इसमें हमारा ये क्या हो जाएगा, ओष्ठीय ध्वनि हो जाएगी। यदि बात करें व्यंजन में तो प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, इनमें हमारे लिप्स आपस में टकरा रहे हैं, तो व्यंजनों में जो प पूरी सीरीज होगी प की, प वर्ग के पूरे होंगे, वो हमारे किस में आएंगे, आपके
औष्ठ्य ध्वनि में आएंगे। और याद बात करें स्वर की, तो स्वर में सिर्फ ऊ और बड़ा ऊ जो है हमारा औष्ठ ध्वनि में आएगा। अब बात करते हैं कंठ प्लस ओष्ठ की। कंठ प्लस ओष्ठ में क्या है, इसमें हमारा गला, गले से हवा आएगी, गले से हवा आ जाएगी और होठ में हमारे काम करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं कंठ प्लस ओष्ठ, या फिर इसको ओष्ठ प्लस कंठ भी बोल सकते हैं। आगे ओष्ठ लिखेंगे फिर कंठ लिख देंगे। जब हम इसको उच्चारण करेंगे ओ तो हमारे गले से भी आवाज आएगी और गले से भी हवा रगड़ के खा के आएगी और हमारे लिप्स भी पूरे इसमें संयोग करेंगे, इसलिए इसका नाम क्या है, कंठ प्लस ओष्ठ। इसमें हमारे दोनों चीज काम कर रहे हैं। फिर बात करें उधर की, यह है हमारा मूर्धन्य। मूर्धन्य ध्वनि में क्या होता है, जो जीभ है हमारी वो हमारे ऊपर के भाग को, मूर्धन्य भाग को टच करती है जब हम इसका उच्चारण करते हैं। या फिर एक ऐसा कह लो कि जिसमें आपकी जीभ एकदम ऊपर रख के एकदम नीचे आए, जैसे किसी स्प्रिंग को खींचते हैं और वो आपस में पोजीशन बनाने की कोशिश करता है, उसी प्रकार जब आप इसका उच्चारण करोगे तो आपकी जीभ एकदम ऊपर जा करके एकदम नीचे आएगी। तो यदि व्यंजन की बात करें तो व्यंजन में ट वर्ग की पूरी स्टेज हमारी मूर्धन्य है, जैसे ट, ठ, ड, ढ, न। तो इसमें हमारी जो जीभ है वो एकदम ऊपर रख के मूर्धन्य करके एकदम जटाधर से नीचे आती है। ऐसे ही स्वर में बात करें, स्वर में ऋ से ऋषि जो है हमारा वो हमारी मूर्धन्य ऋ से ऋषि। और ऐसे ही हमारा ये पेट पटा श, ये हमारा क्या है, मूर्धन्य ध्वनि है। क्योंकि आपने कई बार पढ़ा हो जैसे षटभुज, षटभुज पढ़ते हो आप, षटभुज, तो श जो है एकदम मूर्धन्य में रख के एकदम नीचे आता है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, मूर्धन्य ध्वनि कहलाएगी। फिर बात करें तालु की। तालु से हमारे तालव्य से है, जिसमें जो हमारी जो जीभ है तालव्य भाग पर लगती है, वह हमारी तालु ध्वनि कहलाती है। जैसे च, व्यंजन की बात करें, च वर्ग की पूरी च, छ, ज, ये हमारी जीभ जो हमारी तालु पे टच होगी, तालु पे टच होगी हमारी वापस आएगी, तो वो कौन सा होगा, तालु व्यंजन होगा। इसमें मूर्धन्य में तो जीभ एकदम टकरा के एकदम मूर्धन्य में टकरा के वापस आती है, पर इसमें हमारे तालु पे टकराती है जीभ, तो इसलिए हमारी च वर्ग की पूरी चीज क्या हो जाएगी, तालव्य व्यंजन होगी। और यदि बात करें स्वर की, तो छोटा ई और बड़ा ई से ईक और ई से इमली भी हमारा तालव्य व्यंजन में आएगा। और य और श जो कंठस्थ व्यंजन है, ये हमारे तालव्य व्यंजन में आएंगे, य और श। इसमें भी हमारी जो जीभ है, हम इसको उच्चारण करेंगे य का और श का, तो जीभ हमारे तालव्य पे टच करेगी। फिर बात करते हैं हम कंठ प्लस तालु। इसमें हमारा गला भी काम करेगा और तालु भी काम, जीभ हमारे तालु पे लगेगी और आवाज जो है ज्यादातर हमारी गले से भी आएगी। तो ये जो ए इसमें हमारी गले से भी आवाज आ रही है और जीभ जो हमारी कहाँ लग रही है, तालु पे जाके लग रही है। तो इसलिए जो स्वर है दोनों के दोनों कंठ प्लस तालु हो जाएंगे। फिर बात करते हैं कंठीय ध्वनि की। इसमें सिर्फ हमारा गला काम करेगा, लिप्स टकराएंगे आपस में, ना आपकी जीभ तालु पे लगेगी, ना मूर्धन्य पे लगेगी, ना दांत आपस में टकराएंगे। इसमें सिर्फ आवाज जो हमारी गले से आती है। ये हमारा औस्यनाद, बड़ा आम और आना खाली, ये हमारी जो स्वर है ये कंठीय ध्वनि है। इसमें आवाज हमारी गले से रगड़ खा के आती है। यदि आप गले पे ऐसा हाथ रख के भी देखो तो ये इस तरह से आएगी, और से आना खाली। या फिर क वर्ग व्यंजन में क वर्ग की पूरी सीरीज, क वर्ग से क, ख, ग, तो आप गले पे ऐसा हाथ रख के उच्चारण तो आपको लगेगा कि हवा हमारी यहाँ से रगड़ खा के आ रही है, तो ये भी हमारी सीरीज में आएगी, कंठीय ध्वनि में आएगी। और ये हमारा अंतस्थ व्यंजन का जो ह है, ये जो ये हमारा स्पर्शी व्यंजन का जो हमारा ह है, ये भी इसमें हमारा कंठ। जब हम ह को उच्चारण करते हैं, ये हमारे से आगे स्वर में गिराता है और ये हम व्यंजन के चैप्टर में क्लियर करेंगे। अभी के लिए हमने आपको ये डायग्राम बना करके समझा दिया है, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें से पेपर में क्वेश्चन 1 से 2 देखने को मिलता ही है। दैट्स ऑल।